नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बिहार चुनाव के परिणामों का विश्लेषण है और हमारे साथ आपका एस पैनल भाऊ जी, भाऊ तोरसेकर और ओंकार चौधरी जी और हमारे रेजिडेंट सेफोलॉजिस्ट अभिषेक तिवारी, जो कि जो है पूरी तरह से सारी वहाँ पे रिगिंग करके बैठे हुए हैं। लेकिन आज का जो प्रश्न है पहला, वो भाऊ से सीधा ये होगा कि साहब भाऊ, आपको ये पेपर आउट कैसे हुआ कि 200 भी आ सकते हैं? क्योंकि मजे की बात यह है कि आज मैं देख रहा था, यशवंत सिन्हा का एक ट्वीट था और उन्होंने व्यंग में किया, यशवंत सिन्हा का व्यंग में किया हुआ ट्वीट था। तो भाई डेस्क से कहूंगा कि आपके पास हो तो जरा लगा दीजिएगा उसको। और उन्होंने व्यंग में कहा था कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और एनडीए जो है वो 200 सीट लेके आएगी। लीजिए, 200 सीट लेके आ गई। अब यशवंत सिन्हा के पास अवसर है कि वो कह सकते हैं कि साहब कि नहीं, भाऊ के अलावा उनके पास भी कुंजी थी। जी भाऊ। मैंने तो वोटर का 400 करोड़ 4 करोड़ वोटर्स का ब्रेन हैक किया था, तो अच्छा। इसलिए मैं आजकल हैकिंग का सीजन है ना, तो हैक किया। अरे लोग कैसा सोचते हैं वो देखो, वोट दिमाग में बनता है। वोट का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा अनुसार कोई वोटिंग नहीं करता, वो अपना दिमाग चलाता है और उसके दिमाग में जो उथल पुथल होती है, चल विचल होती है, उससे वोट प्रभावित होता है। तो जब जंगल राज मैंने अलग अलग में देख रहा था, एक मैंने वो बोल भी दिया अभिषेक को कि एक मुस्लिम लड़कियां थी, स्कूल की थी, शायद उनका वोट था भी नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि हमको 4 बजे के पहले अपने घर में बंद नहीं होना है, हमको शाम को भी घूमना है। तो तेजस्वी का सवाल तो उठता ही नहीं। ये अगर मुस्लिम बच्चियां बोल रही है तो ये बात आप समझ लो कि मुस्लिम उनकी माँ भी क्या बोलती होगी, ये समझ में आता है। ये बच्चियां बोल रही है तो माँ भी क्या बोलती है वो समझ में आता है ना। वो माँ भले घर में अपने मर्द के साथ पति के साथ ना बोले, लेकिन उधर जाकर कौन सा बटन दबाएगी पता चलता है। तो आसान बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक बात होती है कि देखो, मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला है कि जख्म जो होती है, घाव जो होता है वो भर जाता है, लेकिन उसका निशाना रह जाता है। और कोई भी पूछता है यार इधर क्या लगा है, उधर क्या लगा है, तो हम बोलते हैं ना, अरे इतना बड़ा था कि पूछो मत, साला खोपड़ी टूट जाती, हम बोलते हैं ना। तो वो वहां से फिर वो दर्द वापस आ जाता है। तो ये जो लालू का 15 साल का शासन था, और उसमें ऊपर क्या बोलते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू। तो ये आलू निकाल कर अगर प्याज डाल दिए तो फिर से उसमें लालू नहीं होना चाहिए और आलू भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों मिलकर भालू हो जाता है। तो भालू तो हमला मारता है। तो इसलिए लोगों का दिमाग कैसे, देखो हम, मैं हमेशा लोग कैसे सोचते वो देखना चाहता हूँ कि उनकी रिएक्शन क्या होगी। और दूसरी बात तो आपको मालूम है कि मैंने जो लोकसभा चुनाव के बाद जो आरएसएस में मंथन हुआ है, उसके बाद जो तय किया, आपके भी तीनों के वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि बीजेपी आरएसएस जो काम कर रही है, आरएसएस 6-7 महीने से काम कर रही है, उसका प्लानिंग तो महाराष्ट्र से निकल गई जो टीम थी, उन्होंने प्लानिंग किया था और 4-5 महीने से काम कर रही थी। अच्छा, उनमें कोई संजय राउत तो है नहीं कि बाहर आके बताए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम वो करेंगे, तुम 20 साल सपना मत देखो, 5 साल सपना मत देखो। ये तो आरएसएस में कोई प्रेस के पास आते नहीं, वो अपना काम करते निकल जाते। अब देखो, इसका शपथ विधि होने से पहले वो तो बंगाल निकल जाएंगे, तो सोचो बंगाल में क्या होने वाला है। मुझे मालूम था ना। और मैंने शायद ओमकार के प्रोग्राम में बता भी दिया कि इनका प्लान था जो कि 243 सीटें जीतनी है। किस पार्टी की है पता नहीं, पूरी विधानसभा की 243 सीट है, तो वो सीट हमें जीतनी है, वो बीजेपी की हो या
जेडीयू हमका फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस ढंग से जब काम करते हैं तो वो काम का प्रभाव जो होता है वो मिल जाता है। अब आप तो करेंगे नहीं काम, आप बोलेंगे कि हम बहुत बड़ा एडवर्टाइज करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे। अरे लेकिन सपोर्ट बेस तो लगता है ना। आपकी सप्लाई चेन होनी चाहिए, आपके सेल्समैन होने चाहिए। आपकी एड देखकर कोई दुकान में जाएगा या सप्लायर गोडाउन में जाएगा तो उसको माल ही नहीं है। माल कहाँ है? और एक बड़ी बात आपको समझा दूं कि बिहार के चुनाव ने महाराष्ट्र के लिए भी एक बड़ा इशारा दिया है। जो हमारे यहाँ मराठी पत्रकार हमेशा, मराठी मीडिया जोर शोर से ठाकरे ब्रांड, पवार ब्रांड। अरे ब्रांड का मतलब माल की क्वालिटी होती है। माल की जो क्वालिटी होती है वो ना रहे और आप उसको लेबल चिपकाते जाओ तो एक बार कोई फंसेगा, बार बार नहीं फंसेगा, क्योंकि वो क्वालिटी को ब्रांड मानता है, लेबल को ब्रांड नहीं मानता। क्योंकि जो उसके लिए पैसे खर्चा करता है वो बोलेगा पैसे तो फालतू गए, चलो हमने लिया था, क्या था ये तो डुप्लीकेट निकला। तो वो नहीं चलता ना। कोई बोलेगा हाँ हमको एक ट्रम्प दे दो, और ट्रम्प लेकर घर में आया वो निकला संजय राउत या राहुल गांधी। तो इस टाइम वो ट्रम्प का माल खरीदी नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है, लोगों का दिमाग कैसे चलता है देखो। वो बोलेगा इससे कोई डुप्लीकेट भी दाम का चलेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनली डुप्लीकेट है। तो इस ढंग का जो प्रचार चल रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो महाराष्ट्र में हुआ था उसका रिपीट हो रहा था, रिपीट। अब रिपीट क्यों मैं कहता हूं कि देखो आखिरी मोमेंट तक ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रहे थे और उद्धव जैसा तेजस्वी यहाँ रुसवा होकर बैठ गया था कि मेरा नाम डिक्लेयर करो। तो उसमें टाइम निकल गया ना। आपको जो तैयारी, वो लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप 1 महीना बचा है तो वोट चोरी के ड्रामा करने निकल पड़े। तो आपके लिए जो टाइम है वो टाइम एक एक सेकंड को गिनना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा ना। विराट कोहली बड़ा ब्रांड है। मैं आपको एक क्रिकेट की याद बताता हूँ, मैंने शायद पहले बोल दिए कि जब वर्ल्ड कप हमें 83 में जीता था, उसके बाद जो लॉयड की टीम आई थी कानपुर में, उन्होंने 3.5 दिन में हमारी टीम को हराया था टेस्ट मैच। तो उसके 3 दिन बाद उसके बाद 3 दिन गावस्कर वहां कानपुर में प्रैक्टिस करते रहा। हर बच्चे को बुलाया, मुझे जख्मी करने जैसी बॉलिंग डालो। और उसके बाद दिल्ली में उतरा तो उसने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी उसके जिंदगी की, और वो उसकी 29 ब्रैडमन के रिकॉर्ड इक्वल करने वाली सेंचुरी थी। तो वो मेहनत होती है। आप मेहनत नहीं करोगे और टीम तो आप क्या बोलते हैं, सेंचुरी तो अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कर ही नहीं रहे थे काम। और दूसरी बात है कि ये सब होने के बाद कोई सामने आया है? नहीं आया। जब मार खाने की बात आती है, हाय पवन खेरा बैठा है उधर, या प्रवक्ता बैठे है, या जयराम रमेश सामने आ जाएगा, या लात मार लोगे तो उसके लिए अशोक गहलोत के भेजेंगे। ऐसा नहीं चलता। देखो, यू मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको आगे आकर अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को लीड करना पड़ेगा। इतनी घटनाएं हो रही थी, लेकिन दुनिया भर घूम रहे थे मोदी जी, फिर आके 1-2 दिन के लिए बिहार जाते थे, ये तो गायब हो जाते। ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। और बहुत पुरानी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि उन्होंने टीम लगा दी थी, वो टीम सब कमेंट्री बॉक्स में बैठी थी ना, मैदान पर उतरने वाली टीम थी ही नहीं। इससे हमें नहीं, पूरे पॉलिटिकल एरेना में काम करने वाले हैं, उनके लिए बिहार की एक बड़ी सीख है कि भाई मीडिया में आपका नाम कोई ले ना ले, रास्ते पर लेना चाहिए। रास्ते पर रहो, मीडिया में मत रहो, मीडिया में मत रहो। अब इनका सबसे बड़ा हीरो था मीडिया में प्रशांत किशोर।
कितनी सीटें आई है? वो तो परिवर्तन करने निकला था। हाँ, 0 बटा परिवर्तन सन्नाटा। की परिवर्तन छोड़ो, आवर्तन भी नहीं हुआ, आवर्तन भी नहीं हुआ है। परिवर्तन की बात छोड़ो। और ये तो हर दिन मीडिया में थे कि आप वोट चोरी कर रहे थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अरे 2%, 2.5% से ज्यादा लोग मीडिया से संबंधित नहीं है। आप जो कर रहे हो उसका कम से कम 90% से ज्यादा लोगों को पता तक नहीं है। और आप अपने दुनिया में बैठे हो, परिवर्तन हो जाएगा। और इनकी बातें लेकर उछल रहे थे, कौन है अपने आशुतोष वगैरह सब गैंग जो है। अब कल से मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा, हमारे अशोक वानखेड़े, इनका सब टाइम पास करने के लिए उनको सुनना पड़ेगा ना, आशुतोष को, वो दीपक शर्मा, सबको सुनना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। दीपक शर्मा तो आग लगा रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं। अरे इनको दुनिया का पता नहीं है। नहीं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पत्नी ने कहा कि भाई जा सब्जी लेकर आ, तो कौन सी सब्जी लेनी है ये तक आप तय नहीं कर पाते, और आप करोड़ों लोगों का दिमाग तय करवाओगे कि भाई ये इस ढंग से वोट करेगा, वो उस ढंग से वोट करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक बात समझ लो, अभी पहली बात है कि कहाँ गलती हुई उसका परीक्षण करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि हमारी देखो बीजेपी की एक स्टाइल है, आरएसएस की एक स्टाइल है। वो अभी इतना तगड़ा विजय मिला है उनको, इतनी सीटें मिली है, ये इसका अभ्यास करेंगे कि भाई इतनी ज्यादा क्यों मिली है, इतनी ज्यादा क्यों मिली है, क्या किया हमने कि लोग इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखना पड़ता है ना। आप जीतो या हारो, आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। कितनी भी देखो, मैं बांद्रा में मेरा जहाँ घर था उसके पीछे एमआईजी ग्राउंड है। मैं हर हफ्ते सचिन तेंदुलकर को वहां नेट प्रैक्टिस करते देखता था, बिल्कुल हमारे पिछली बाजू है बांद्रा में। तो अभी इतना रिकॉर्ड कर लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं ना, प्रैक्टिस करते रहते। तो वो बात होती है। और इसलिए हमारे पास कुछ आइडिया था वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग कैसे चलेगा। और दूसरी बात और एक समझ लो आप कि जो हम जयपुर से वापस आए दिल्ली, तो जो हम पहुंचे ओमकार वगैरह, उसी वक्त जो बम ब्लास्ट हुआ था, मैंने रात को 8 बजे के आसपास ओमकार को फोन किया था, कहता इसका कल के बम्पर वोटिंग में परिणाम होगा। हुआ, रिकॉर्ड हुआ है। तो सेकंड राउंड के कारण हुआ है। और सेकंड राउंड का जो है उसने यादव और मुस्लिम तोड़ दिए, तोड़ दिए। बिहार में वो स्टडी करना पड़ेगा कि जो बाद में सेकंड राउंड में वोटिंग हुआ है वो कहाँ झुक गया, वो स्टडी करने जैसी बात है। लेकिन ये नहीं करेगी कांग्रेस या तेजस्वी वगैरह, उसका स्टडी नहीं करेंगे। वो करने जैसी बात होगी कि पहले राउंड में जो वोटिंग हुआ है और उसमें क्या सीटों का परिणाम है, और दूसरे राउंड में हुआ है उसका क्या परिणाम, उसका कितना परसेंटेज बढ़ा है, मुस्लिम या हिंदू इलाकों में, यादव इलाकों में कहाँ बढ़ा है, क्या बढ़ा है, इसका स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। और इसका बिल्कुल बड़ा परिणाम मैं तो मानता हूं कि शायद ममता दीदी की नींद उड़ी होगी आज। सही है, चलते हैं थोड़ा ओंकार जी के पास। ओंकार जी, एक और मजेदार बात हुई है, और मजेदार बात ये हुई है कि नीतीश चाचा के ऑप्शंस जो हैं वो भी लिमिट हो गए हैं, क्योंकि महागठबंधन प्लस नीतीश कुमार इस समय 119 पे चल रहा है, यानी कि बहुमत से 3 कम। तो आपको लगता है कि साहब की एक तीर से 2 निशाने लग गए? म्यूटेड है। मतदाताओं ने खिलाड़ियों को खेल करने के लायक छोड़ा नहीं है। जिस तरह का जनादेश आया है,
सीधे भारतीय जनता पार्टी को 90, एलजेपी को 19, अन्य 9, और अगर हम जेडीयू के 84 देखें और आरजेडी की 25 देखें, कांग्रेस की 6 और 4 अन्य देखें, 26 हो गई आरजेडी अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल संभावनाओं, आशंकाओं के द्वार बंद कर दिए मतदाताओं ने, कोई संभावना नहीं है। और मुझे तो लगता है कई बार के कई राज्यों के आप नतीजे उनका आकलन करके देख लीजिए। जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था संजय जी, इस बात की प्रबल आशंका थी। मेरे जैसा आदमी जो चंडीगढ़ में भी एक अखबार का संपादक रहा और बाद में हरियाणा में भी करीब करीब मैं 16 साल रहा एक अखबार में संपादक के तौर पर, मेरे जैसा आदमी भी ये मान रहा था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तो हरियाणा का कैरेक्टर ऐसा है। दूसरी बात ये थी कि उससे पहले निरंतरता में 3 सरकारें किसी एक दल की बनी नहीं थी। एक कोई शुरू में था कांग्रेस का, बाकी बाद के वर्षों में कभी नहीं हुआ। और देखिए खतरे क्या थे। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की हो जाती, तो ये जो बवालिए लाए गए थे 13 महीने के लिए, वो रोज दिल्ली पहुंच करके नाक में दम करने वाले थे। हरियाणा में कोई उनको रोकने वाला नहीं था। सैल्यूट करना चाहिए हरियाणा की जनता और मतदाताओं का। उनको ये चीजें खटक गई थी, और ये खटकी कब थी? जब ये शंभू बॉर्डर पर और खनेरी बॉर्डर पर इन्होंने उत्पात किया था, और ये जींद जिले से होकर के अंदर ही अंदर के मेन रोड से तो जाने नहीं दे रही है सरकार, अंदर के रोड पकड़ लो, छोटे वाले पतले वाले, और वो जींद की तरफ से निकल करके दिल्ली पहुंचना चाहते थे। तो जींद के लोगों ने मोर्चा लिया, कैथल के लोगों ने मोर्चा लिया, और वहां पर इन्होंने खेतों में भी आग लगा दी थी। जो सूखी हुई पराली थी उसमें आग लगा करके मिर्चें झोंक दी थी, और जींद पुलिस के कई जवान, कई अधिकारी उसमें जख्मी भी हुए थे, अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा था। तो लोगों को लगा था कि भाई अगर इनको नहीं रोका गया तो ये तो जीना हराम कर देंगे, और हरियाणा ने रोका। सबके आकलन गलत हुए, लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने समझदारी दिखाई। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र का। लोकसभा चुनाव में वो सांगली वाली सीट भी लगा लें तो 31 सीटें इन लोगों ने जीत ली थी, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आशंका थी कि कहीं विधानसभा चुनाव में इधर उधर ना हो जाए मामला, लेकिन भाऊ लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से जमीन पर हरियाणा में आरएसएस के लोगों ने काम किया है, उसी तरीके से वो इंटीरियर तक में महाराष्ट्र में भी लगे हुए हैं। और नतीजा देखिए आप, महाराष्ट्र में पासा पलट गया। फिर दिल्ली, जो केजरीवाल ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें यहां से निकालने के लिए या जीतने के लिए, उनको दिल्ली की जनता ने उठा करके फेंक दिया और यहां जीते। और बिहार की जीत अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। इसका आकलन जब ठंडे दिमाग से किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। जिस तरह के गीत संगीत रचे जा रहे थे, जिनका जिक्र अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कि किस किस तरह के गीत, और गीत के माध्यम से जो धमकियां दी जा रही हैं पब्लिक को, बहनों को, उनके परिवार वालों को, वो बहुत डरावने हैं। ये उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं, उसी का इशारा कर रहे हैं। अभी से डराना धमकाना शुरू कर दिया है।
और बाकी का छोड़ दो संजय जी। इनकी जो 2 प्रवक्ता बैठती थी नेशनल, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया पर, जरा लड़का और उनकी, पूतना, हाँ, लड़का और पूतना, जरा उनकी जबान और उनकी जो बदसलूकी होती थी वो याद कर लें तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में किस तरह की अराजकता ये लोग पैदा करना चाहते थे बिहार में, और धमकियां देनी शुरू कर दी थी। देखिए, पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आप याद कर लीजिए, नीतीश बाबू ने एक भी प्रेस नहीं ली, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं बोले। और तेजस्वी की पिछले कुछ ही दिनों में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी अधिकारियों को धमका रहे थे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वही अंदाज जो राहुल गांधी का था, बल्कि राहुल गांधी की नकल करते हुए टी शर्ट पहननी शुरू कर दी। अलग 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 दिन में अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन करके आने लगे। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो वाकई अराजकता का माहौल होगा, जंगल राज फिर से, और ये सबसे बदले निकालेंगे। तो देखिए, एक तरफ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, एक प्रामाणिक नेतृत्व, एक ईमानदार, बकैती ना करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, काम करके दिखाने वाले लोग। और दूसरी तरफ थे ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। इनकी पहचान केवल ये है कि इनकी पृष्ठभूमि घोटालों की और भ्रष्टाचार की है, अदालतों में चार्जशीट है, जमानत पर बाहर हैं, जमीन पर कभी काम करना नहीं है। कितने नॉन सीरियस हैं। राहुल गांधी की उस तथाकथित बिहार वोट यात्रा के बाद जो मलेशिया में वो मिले थे, और फिर उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव ना होता, उनको मतदान ना करना होता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो मतदान करने के लिए आना ही पड़ा। मम्मी ने समझाया होगा, नहीं आओगे तो बहुत फजीयत होगी पूरे खानदान की, तो आ गए। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा पर निकल गए, और फिर लौटे तो चंडीगढ़ एक दलित आईपीएस की सुसाइड में चले गए, फिर हरिओम वाल्मीकि के यहाँ चले गए, फिर असम में एक सिंगर के यहाँ चले गए। लेकिन जो सीटों का मामला लटका हुआ था, तालमेल का मामला लटका हुआ था, वैसे तो आप तेजस्वी यादव के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर सवारी करेंगे, लेकिन जब दोनों दलों के बीच में समन्वय की, संवाद की स्थिति बनेगी, तब आप अशोक गहलोत को भेजेंगे, वो भी लास्ट डे में। केवल 36 घंटे बचे थे पहले नामांकन के लिए, 36 घंटे बचे थे। तो पब्लिक को ये सब दिखाई देता है, समझ में आता है। दूसरी बात ये है कि भाई चलो, आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, कर लो, लेकिन आप छठ मैया की पूजा को ड्रामा बताएंगे? आपके मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को गाली दी जाएगी, और खुद आपकी जबान से अडानी अंबानी के अलावा कोई और दूसरा मुद्दा निकलेगा ही नहीं कभी। अरे 10 साल से सुन रही है भाई ये देश की जनता, उसको इतना नासमझ क्यों मान रहे हो? वो देख रही है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है। चलिए अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी से आज सवेरे मैंने फोन पे बात की साहब, और फोन पे बात करके मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। यानी इनकी कंस्टिट्यूएंसी है दानापुर, पटना में, पाटलिपुत्र में आती है ना शायद, पाटलिपुत्र लोकसभा में। हाँ, तो पाटलिपुत्र लोकसभा में आती है, और दानापुर से रीतलाल यादव 16,000 से लीड कर गए। तो इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो वापस कवर हो जाएगी। कहा भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। और शुरू में पटना साहिब जो है उसमें भी पीछे चल रही थी, हालांकि ओवरऑल कंफर्टेबल लीड थी, लेकिन ये दो जो थे ये बड़ी चिंता कर रहे थे कि साहब ये क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति अब ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के पास इस समय 25 सीटें हैं, वो वापस 26 से 25 पे आ गई।
और अगर एक सीट और कम हुई ना तो एलओपी नहीं मिलेगा। क्यों अभिषेक जी, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श, भाऊ को चरण स्पर्श, ओमकार सर को प्रणाम सर, चरण स्पर्श। मैंने भाऊ सर के साथ और कुछ मेरी जिह्वा पर सरस्वती थी, संभवतः राष्ट्रीय जनता दल 24 पे आ गई। वही मैं अभी देख रहा था कि वो तो 24 पे आ गया। आपकी भाई 24 पे तो एलओपी भी नहीं मिलेगी। अब मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत प्रसन्न होंगे कि हमने जो है वो ठीक ठाक काम कर दिया। आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन नीयत ही आपके जीवा पर थी। मैंने 3 महीने पहले भाऊ ने मुझे फोन पे बताया था कि अभिषेक थोड़ा जनसुराज का पता करो, तो मैंने बोला कि एक सीट नहीं आ रही है, एक भी सीट, लेकिन उन्होंने फिर भी भाऊ ने बोला कि नहीं थोड़ा पता करके देख के एक चीज और बता दीजिएगा अभिषेक जी, ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या चीज है, ये कहां से आ गई? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी तो हमको खुद ही पता नहीं है। बिहार में 700 पार्टी होती है सर। तो मैं बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं अलग अलग विधानसभा में जाकर के ये नहीं खोज रहा था कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई कितनी है, मैं ये ढूंढने लगा था कि जनसुराज के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं किसी कंस्टिट्यूएंसी में 500 लोगों से बात करो तो 3 लोग 4 लोग ऐसे करके बात करते थे। तो मैं समझ गया कि 2 सीट छोड़ करके ये कहीं फाइट में भी नहीं है, और उन्हीं दोनों सीटों पे इन्होंने 34,000 वोट भी पाए हैं। एक चनपटिया वाली सीट है और एक जोकीहाट वाली सीट। अब जब आपने सुबह में फोन किया दानापुर को लेकर के, मैंने बोला ये कैसे संभव है, 16,000 से ये कर रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा नहीं, ये दियर वाला क्षेत्र ओपन हुआ है, उधर की ईवीएम, तो उधर के तो लैंडस्लाइड रीतलाल यादव के वोट है, एक बार थोड़ा हमारे शहरी एरिया का खुलने दीजिए, उसके बाद ये कवर नहीं करेंगे। पिछले 3 महीने से इतना डरा हुआ हूं मैं बिहार को लेकर के, इतना दबाव है 400 वाले के बाद। मैंने एक ही काम किया, मैंने बोला भाई 145 वाला नीचे वाला नंबर मेरा है, ऊपर जितना ले जाओ मुझे, क्योंकि महिलाओं से बात करना है, हम 100 पुरुषों से बात करते तो 10 महिलाओं से बात करते, रेशियो तो यही था। तो इसलिए हम मिनिमम एक चीज राइटिंग ऑन द वॉल थी कि जेडीयू बहुत अच्छा कर रही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा कर रहा है। फिर था कि भाई चिराग पासवान जो 24 सीटें उसे मिली थी 29 में से, वो हारी हुई थी, लेकिन उनमें भी दिख रहा था कि चिराग पासवान अच्छा कर रहा है। तो कैलकुलेशन ये था कि अगर जेडीयू अच्छा कर रहा है, चिराग अच्छा कर रहा है, तो बीजेपी ऑब्वियस करेगी, इसलिए वो सारी चीजें थी। एक चीज बिहार में, जब भाऊ ने उस दिन एग्जिट पोल में बात हो रही थी कि अभिषेक 165 दे रहा है तो तू 175 आएगा, तू लिख ले, 200 भी हो सकता है, आश्चर्य मत करना। उसके अगले दिन वो सो कॉल्ड सबसे बड़े आदमी प्रदीप गुप्ता जी का आ गया। प्रदीप गुप्ता जी की तो पैंट खुल गई वापस। मैं आ रहा हूं वहां पे। तो मुझे तो अपने गुरु पे पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने अगले दिन ही शो किया कि अब मैं डेड श्योर हूं कि भाऊ सर की ही भविष्यवाणी सही होने वाली, क्योंकि इतना क्लोज इलेक्शन नहीं है, एकदम इलेक्शन क्लोज नहीं था। तो इलेक्शन अगर क्लोज नहीं है और 150 के ऊपर का नंबर आ रहा है तो 160, 70, 200 भी जा सकता है। और क्यों जाएगा, 2 सीट से उदाहरण देता हूं। अगियाव सीट संजय सर, एनडीए बीजेपी 94 वोट से जीती है, और संदेश सीट 54 वोट से। ऐसा लहर है, क्योंकि वो अंडर करंट कहां जाके गिरेगा। तो देखिए वो सीट भी जीत गए जो आपने सोचा नहीं। तो इसलिए मैं एकदम कंजर्वेटिव होके खेल रहा था कि कोई बात नहीं, गाली तो नहीं देंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है गुरुजी से सीख रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैं कभी भी डाउट में नहीं था। और एक और बात मैंने कही थी, प्रदीप सर ने आज तक जो है बिहार को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया है सर, सच बता रहा हूं, हमेशा बिहार को लेके वो गलत प्रेडिक्ट किए हैं, इस बार भी हो ही गया। अब क्या है कि भाऊ गुरुजी ने एक और बात थी बोली थी मुझे कि अभिषेक जब तू ग्राउंड पर जाएगा तो ये देख लेना कि मोदी का कितना फैक्टर है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार और मोदी जी के पूरे नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, कोई और फैक्टर नहीं है।
और महिला के लिए ये जबरदस्त कॉकटेल बनता है। आपके भी चैनल पे बोला, ओंकार सर के भी चैनल के पे बोला और धीरेन्द्र सर के भी चैनल पे कि मोदी और नीतीश जब कॉकटेल बनाते हैं ना तो सारी महिलाएं फिर किसी और को देखती नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उसके ऊपर एक और चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो इस इलेक्शन का समराइजेशन है सर। मैं पूरा समअप कर दे रहा हूं सिर्फ एक लाइन में। आप बिहार की माता बहनों को गाली देंगे, आवे द भैया के सत्ता उठा ले, कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। मतलब भैया का सत्ता आएगा तो छाती पे कट्टा सटा के तुमको घर से उठा लेंगे। आपको कैसे कोई उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमारे घर की मां बहन बेटियां ऐसे पार्टी को वोट करेंगी जिसके समर्थक खुलेआम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का द्रोह। खेसारी लाल यादव, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के बोला मैं ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर मिटा दूंगा। भैया ब्रह्मा की लिखी लकीर तो रावण ना मिटा पाए। खेसारी लाल यादव आप किस कोने में हैं? और 7,336 से पीछे हैं। दानापुर के बारे में भी भविष्यवाणी थी, इनके बारे में भी भविष्यवाणी थी। दुख सिर्फ एक ही बात का है, इन तमाम खुशियों के बावजूद, हालांकि वो भी संजय सर के चैनल पे बोला था तो संजय सर ने बोला था अरे अभिषेक कैसी बात कर रहे हो, ओसामा नहीं जीतेगा। लेकिन क्या बोले सर, दुख के साथ वो मैं कह रहा था कि सर दिल तो के चाहता है कि ओसामा न जीते, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि हाँ वो जीत रहा है, तो वो भी जीता। बड़ा दुख का बात है। और क्लोज फाइट में थे तेजस्वी यादव के साथ, तो मैंने कहा था 10-15 हजार का मार्जिन रहेगा लेकिन तेजस्वी यादव ही निकलेंगे, तो अंततोगत्वा वो निकले। लेकिन 10% एक्स्ट्रा पोलिंग बाई फीमेल, महिला। और जो कह रहे हैं लोग ना कि हमारी बहन बेटियों ने 10,000 रुपए के चक्कर में वोट दिया, ये गलत है। आपने योगेंद्र यादव को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये जो है रिश्वत थी, रिश्वत। हाँ, मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, मैं उन्हीं पे जवाब देने के लिए आ रहा हूं। बीइंग अ बिहारी आई मस्ट आंसर योगेंद्र यादव सुनो, बीजेपी एनडीए की सरकार पहली सरकार है देश की जिन्होंने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायत चुनाव में दिया बिहार के अंदर। पहली सरकार। साइकिल से पढ़ने भेजा 12th के बाद, बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए 20,000 रुपए और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपए। कास्ट नहीं देखा सर, सवर्ण, दलित, ईबीसी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम सबको दिया। 10,000 रुपए तो अब मिले हैं। विधवाओं को पेंशन देना, मतलब विधवाओं को पेंशन देना, 60 साल के ऊपर की पेंशन देना। अब तो 4 साल बाद राहुल गांधी भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर बिहार में अप्लाई करेंगे तो इनको भी 1100 रुपए पेंशन मिलेगा। लेकिन रहेगा वही वही। राहुल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हाँ, उनके जो परनाना है उनका आज बर्थडे है। हाँ, और वो बाल दिन करके मनाया जाता है, तो राहुल के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है सर। 57 साल का बालक है तो आज बाल दिन भी मनाया जा रहा है ना। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अभिषेक वो पानी में तैरने नहीं उतरा है, वो पानी में घुटने पर पानी में ये देखने उतरा है कि इतने पानी में मैं तेजस्वी को डुबा सकता हूं कि नहीं। चैनल पे पड़ा होगा 2 महीने 1.5 महीने पहले। तो भाव ने एक टाइटल दिया था ना, अब की बार डुबकी मार। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बोला कि ये उतरे ये देखने की इतने में तेजस्वी को डुबो के मारूंगा कि नहीं, डुबो दिया। मतलब इतना शानदार कैंपेनर। मैं डर रहा था, बीच में वो विदेश में चले गए थे संजय सर, तो मैंने आपके चैनल पे ये बात कही थी कि मैं डर लग रहा है मुझे कि राहुल गांधी कैंपेन करने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वही असली कैंपेनर है हमारा। मोदी जी, नीतीश कुमार जी सिर्फ जाकर के प्रेरित कर सकते हैं कि भाई एनडीए को वोट करो। राहुल गांधी इकलौता आदमी है जो आपको श्योरिटी देता है कि जो मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं उनकी बात मान लो और वोट मुझे मत करना, इस तेजस्वी को तो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ही आदमी को वोट करना है, वो मोदी जी को वोट करना है। वो विवश कर देता है सर। तो इतना अच्छा कैंपेनर किधर मिलेगा सर। मैं राहुल गांधी जी का मैं चाहूंगा कि ऐसे ही वो फले फूले बड़े हों 60 साल 70 साल तक, ताकि
देश में तो संतुलन आप बना। ऐसी बात करें, वो फलेंगे फूलेंगे कैसे? ये भाव क्यों? बताइए, अभी तब कैसे? अभी कुछ दिन पहले घूम रहे थे ना एक नई लड़की के अरे साथ। नहीं वो फलेंगे, उनकी भांजी है, वो उनकी भांजी है। नहीं देखिए अच्छा फलेंगे आप कि लोग जो है ना नहीं, इसी तरह के जो है वो दुष्प्रचार करते रहते हैं अभिषेक वो भाई। मैंने तो प्रियंका की बस बेटी। हाँ मैंने फलेंगे तो कि देखा नहीं पता नहीं, लेकिन हवा भरने से फूलते हैं ना। गुब्बारा भाव जो है, करते हैं। गुब्बारा फूलता है ऐसे। ये फलेंगे इसने गलत बोला है, बाकी मुझे मुझे इसमें एक राहुल से क्या फायदा होता है। तो एक बुढ़ा गांव प्रधान था, गुंडा था ना, तो बहुत लोगों को सताता था। कोई किसके घर में मरे तो मुझे 100 रुपए देने के पहले उसका अंत्यविधि नहीं करना, ये उसका फतवा था, दादा था। तो आखिर वो बुढ़ा हो गया, मरने आया, तो उसको पछतावा हो गया कि साला गलत हो गया। लोग तो बोलेंगे कि मरा साला अच्छा हुआ, मर गया साला। तो वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है कि भाई लोग तो मरने के बाद मुझे गाली देने वाले, तुम तो अच्छा काम करो, जबकि मेरे बेटे हो तो मेरी भी लोग सराहना करें। तो बेटे बोलते कोई बात नहीं, बोले आपका जितना समय जियो। और मरने के बाद वो क्या करते हैं, घर के बाहर लाठी लेकर बैठ जाते हैं, मोहल्ले में जो भी दिखेगा उसको पीटते। तो लोग बोलने लगे साले इनका बाप तो अच्छा था कि मरने के बाद क्या करना है, ये तो जिंदा साला किसी को भी पीटते, इससे इनका बाप अच्छा था। तो राहुल गांधी इस ढंग से आचरण करते हैं कि लोग किसी को भी अच्छा मानेंगे। राहुल गांधी जिस दिन तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगेंगे, शायद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। राहुल गांधी खिलाफ होने चाहिए। एक अभिषेक से संजय 1 मिनट सर, में जरा ये मैप शेयर एक करता हूँ थोड़ा सा अभिषेक जी। संजय सर, एक दिव्य ज्ञान आया है खेसारी लाल यादव का अचानक से। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन हो गई ब्रह्मा की लकीर के बाद। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी अब भी। बस हार के बाद का ये डायलॉग आ गया है सर। ये जरा ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है जी। कि अगर ये थोड़ा सा ये जहानाबाद के पास की ये 4 सीटें जो हैं ये जो दिख रही हैं आरजेडी की, और ये आपके ये मनेर और गरखा और ये 4 सीट जहाँ दिख रही हैं, तो कहीं भी इनकी क्लस्टर में सीटें नहीं है। नहीं कहीं भी इनकी क्लस्टर में आरजेडी की सीटें नहीं है। नहीं इक्की दुक्की इधर उधर बस ये 2 जगह है जहाँ 4-4 सीटें एक साथ दिख रही हैं, उसके अलावा कहीं भी क्लस्टर में सीट नहीं है। ये इनकी हार का एक बड़ा कारण दिखता है। अब ये जैसे देख रहे हैं एमआईएम की क्लस्टर में पूरा ये क्लस्टर है यहाँ, 5 सीटें सब एक साथ है उनकी। और बाकी इधर देखें तो साहब पूरा जो है वो चंपारण सारण पूरा साफ है, और पूरा मिथिला जो है वो लगभग पूरा साफ है। थोड़ी बहुत इनकी इज्जत इस बार भी जो है ये आपकी मगध नहीं बचाई है तो बचाई है। बट मगध और रोहतास में, शाहाबाद में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम लोग को लगता है कि अगर ऋतुराज सिन्हा को हम लोग क्रेडिट नहीं देंगे तो बेईमानी हो जाएगी। उस आदमी ने बहुत अच्छे से टिकट बंटवारे में मेक श्योर किया कि चीजें उनके फेवर में रहे। और सबसे बड़ी बात, टिकट बंटने के बाद जो लोग बागी हुए, इनको संघ ने स्वयं अमित शाह जी ने, ऋतुराज सिन्हा जी ने जहां जितना मैनेज हो सकता था वो सब किया। पवन सिंह को उतार के स्टार प्रचारक बनाया। खेसारी लाल यादव वाला सीट चूंकि अभी उन्होंने हार मान ली, अब वो आया था तो वहां पर कैंपेन करवाया 2 लोगों से। एक तो जो यूपी के हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनसे यदुमुल्ला कहलवा दिया और उनका रोड शो करा दिया पवन सिंह का। तो राजद कभी 1-2 चीज तय नहीं कर पाई इस पूरे चुनाव में। अगर देखें तो मगध में जो जहानाबाद की सीट ये जीते,
वो इसलिए क्योंकि राहुल शर्मा खड़ा था। ये बात मैंने हम लोगों ने पहले भी उस दिन ओपिनियन पोल के टाइम, एग्जिट पोल में नहीं, जब बात हो रही थी, ये उनके पिता के विरासत के कारण मिली। भूमिहारों का वहां पे ठीक ठाक वोट है शहर में, और वो स्वयं भूमिहार से है, तो उस पे राजद और मुस्लिम का कोर वोट चढ़ गया, तो फिर अभी लीड 255 की है। हाँ ठीक है, लेकिन वही मतलब वो भी सोचिए अरुण कुमार के कारण। मैंने बड़ी बता ना कि हर सीट पे इन्होंने टाइट बनाया। अरुण कुमार जी 2 रात तक घूमे भूमिहार समाज के बीच में, बोला ये गलत हो जाएगा, इतने भूमिहारों को, राजपूतों को टिकट दिया, आप लोग हर सीट पे ये देखेंगे या हिंदू देखेंगे, राष्ट्र देखेंगे। और दूसरा देखिए, मैं देख रहा हूं 103 सीट 122 में जो सेकंड फेज में हुआ उसमें ये आगे हैं। मतलब दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका इतना भयंकर रिएक्शन है, इतना भयंकर रिएक्शन नजर आ रहा है कि भाई देख लेंगे। दूसरे में 122 में से कितनी सीटें? 102। भयंकर रिएक्शन है ये। लेकिन भाई ये तो टोटल सीटें ही 34 जीते हैं। देखिए, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के बारे में सर मैं बोल रहा था कि जीतेगी सीटें। लोग ने बोला नहीं नहीं अभिषेक नहीं जीतेगी, इस बार मुस्लिम यूनाइट है। मैंने ये भी बोला था कि इस बार राष्ट्रवादी यादव नाक में दम किए हुए तेजस्वी यादव के। किसी ने बोला था कि 6%, शायद प्रदीप गुप्ता ने बोला था मात्र 6% यादव ने, तो मैंने ट्वीट में तुरंत लिखा कि 20% से कम अगर यादव वोट करेगा या किया हुआ होगा तो मैं नाम बदल दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि दिख रहा था सर, दिख रहा था। आप नवादा एक मिनट अभिषेक, अब मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है महाराष्ट्र या बिहार की, वो सब पार्टियों को और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल असेसमेंट करने वाले, एनालाइज करने वाले, उनको समझना जरूरी है। एक तो बात है कि महाराष्ट्र हो या बिहार हो, यहाँ जो गठबंधन था, महागठबंधन था या महाविकास आघाड़ी थी, ये मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए, इस पर झगड़ा करते बैठ गए। जो बात एनडीए में इसके साथ चल रही थी, चिराग के साथ, मुझे कम से कम 40 सीटें वगैरह वगैरह जो चल रहा था, तो जिस ढंग से सीट का बंटवारा हुआ, सीट का बंटवारा बिना झगड़े के क्लियर कट हुआ, तो ये समझदार, ये क्यों हुआ? कोई भी उस पर नहीं सोच रहा है। वहां सोचो कि अगर यहां झगड़ा हो रहा है तो वहां झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी क्या जादू चलाई अमित शाह ने और विनोद तावड़े, हमारा विनोद तावड़े भी सीट के बंटवारे में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने क्या बात समझाई है, आप समझ लो पहले। हम अब जीतने के बाद ये सब कर रहे, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजी की बात समझो। आपको याद होगा कि वो जीतन राम मांझी, वो क्या बोल रहे थे, हमको पार्टी रिकॉग्नाइज करनी है तो कम से कम 6 सीटें आनी चाहिए, और या तो इतने % वोट चाहिए, जो दूसरा कुशवाहा है, ये सब चल रहा था। इन्होंने उनको समझाया कि तुमको चाहिए तो 10 सीटें ले लो, चुनकर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तुमको 15 सीटें चाहिए, 15 ले लो, कितने आएंगे? 3 या 4। या ऐसा सोच लो कि तुमको 15 सीटें नहीं, 8 सीटें मिलेगी, लेकिन 6 चुनकर आएगी। तुमको 10 सीटें चाहिए ना, सीटें मिलेगी 5, लेकिन उसमें से 4 चुनकर आएगी। अब 4 चुनकर आएगी या 10 चुनकर आएगी, इसका मतलब समझो 5 साल के लिए तुम्हारे ऑर्डर पर चलने वाले 5 या 8 या 12 या 7 एमएलए होते। आज 15 सीटें मांगोगे, 10 सीटें मांगोगे, लेकिन 1 या 2 आ गए तो उसकी कीमत 5 साल क्या रहेगी? आज तुमको लगेगा अरे लॉटरी लग गई यार, हमको एनडीए में 10 सीटें मिल गई है, सीटें मिली है, एमएलए नहीं मिले। तो सोचो कि सीटें चाहिए या एमएलए चाहिए। आज चाहे तो तुम सीटें 12 ले लो और बेचोगे तो टिकट खरीदने वाला है वो पैसा दे देंगे, लेकिन वो वन टाइम सेल है। ये पेंशन जैसा 5 साल चलेगा, ये समझाने का तरीका था। आज देखो, अकेली बीजेपी स्ट्रांग नहीं हुई है, उन्होंने जेडीयू को स्ट्रांग बनाया, चिराग को स्ट्रांग बनाया, कुशवाहा को स्ट्रांग बनाया,
मांझी को स्ट्रांग बनाया। यही महाराष्ट्र में हुआ। लोकसभा में सिर्फ एक सीट जीतने वाले अजीत दादा के 44 एमएलए चुनकर आए, एकनाथ शिंदे के 57 एमएलए चुनकर आए। याद रखो, सिर्फ 85 सीट अजीत दादा लड़े थे, एकनाथ शिंदे लड़े थे, उसमें से 57 आ गए। 80 सीटें इसने लड़ी थी, कौन? अजीत दादा, उसके 44 आ गए। तो सीटें ज्यादा मत लो, ज्यादा एमएलए लाने चाहिए। हमको भी ज्यादा लाने, तुमसे भी, तुम्हारे वो भी बढ़ाओ। हमको अदर साइड को एमएलए कम देने हैं, ये स्ट्रेटेजी रही। और इस पर पूरे के पूरे महाराष्ट्र हो या बिहार हो या दिल्ली हो, उस चुनाव में एनालिसिस में कहीं भी ये चर्चा हो नहीं रही है कि सीट का बंटवारा स्मूथली क्यों हुआ और दूसरी तरफ क्यों नहीं हुआ। तो यहां तो फ्रेंडली फाइट हो रही थी, वहां एक भी फ्रेंडली फाइट नहीं थी। तो क्या समझा अमित शाह हो या बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अपने मित्र दल जो थे उनको उनका फायदा समझाया कि सीट ज्यादा मांगने के बजाय तुम ज्यादा एमएलए मांग लो, सीटें कम होनी चाहिए लेकिन उसमें से ज्यादा सीटें चुनकर आनी चाहिए। महाराष्ट्र में कुछ 147 सीटें बीजेपी लड़ी थी, एक जगह भी बीजेपी का डिपॉजिट नहीं गया है। एकनाथ शिंदे के कुछ 6 या 7 डिपॉजिट गए। फर्क समझो, सीटें कम हुई। उद्धव ठाकरे ने 127 सीटें लड़ी थी 2019 में, जीतकर लाए थे 56। एकनाथ ने उससे भी कम से कम कुछ 38 वगैरह सीट कम लिए, लेकिन एक सीट ज्यादा चुनकर है। अजीत दादा को जरूरत थी कि चाचा के नाक पर खड़ा होकर मुझे ज्यादा सीटें लानी है, तो उनका वो भी इंटरेस्ट दिखाया, तेरी लड़ाई हमसे नहीं है, तेरे चाचा से है। तो चाचा को नीचा दिखाना है तो एमएलए ज्यादा होने चाहिए, और अजीत ने वो मान लिया। तो ये तरीका होता है, नहीं हम तो अल्लाह बरू को भेजेंगे, अल्लाह बरू तू लालू को मिलने भी नहीं जाना, ये तरीका होता है। मित्र दल से आप ये बर्ताव करोगे, फर्क वहां होता है। आप मित्र दल हो तो मित्र जैसे रहो। हम मित्र है तो हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे लेकिन तुम्हारी घटने नहीं देंगे। ये जो समझाने का तरीका होता था, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। और पूरे एनालिसिस में कहीं भी, इतने चैनल में सुबह से देख रहा हूं, कहीं भी ये बात का जिक्र तक नहीं है कि जीतना वहां शुरू हुआ था जहां से सीट बंटवारा हो गया। सीट बंटवारे के लिए आपको याद होगा, मेरा कौन अभी बीजेपी का कौन लीडर गया था, राय कौन था, निशिकांत राय? नहीं, निशिकांत राय, नित्यानंद राय। वो जाकर चिराग के घर 2 बार गया, चिराग की मां के साथ बात की, वो समझाने की कोशिश कितनी हो रही थी, आप देख लो। वो तो जितना, इसीलिए मुझे वो सन सू नाम का जो चाइनीज वॉर एक्सपर्ट है, उसकी किताब का एक कोट मुझे याद आता है कि वो वॉरियर जीतते हैं जो वॉर जीतने के बाद जंग में कूद जाते हैं, और वो हारते हैं वो जंग में पहले कूद जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब ये जीतना कैसे। तो फर्क समझ रहे हो? ये विषम लड़ाई थी, ये लड़ाई विषम थी। एक तरह हारने के लिए ही लड़ रहे थे और दूसरे जंग छेड़ी जाने के पहले जीत चुके थे। अब इस पर तो हमारे चैनल पर कहीं चर्चा होगी नहीं, क्योंकि ये सब ज्ञानी है। मैंने उस दिन आखिरी सेशन में जयपुर डायलॉग के बोला था ना कि हमारे यहाँ चिंता ये है कि सबके सब ज्ञानी हो गए, तो अमित शाह के सामने ज्ञानी नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। बेटों को छोड़ दिया क्रिकेट में, और क्रिकेट की पूरी दुनिया काबिज कर बैठा है बेटा। तो फर्क जो है, को जीतना इंपॉर्टेंट होता है, लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लड़ने के लिए, हारने के लिए, जीतना हो या हारो, लड़ना तो पड़ेगा।
लेकिन अगर आप जीतना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रेटेजी जरूरी होती है। ये सब लड़ना चाहते हैं मोदी से, अमित शाह से, नीतीश से, लेकिन जीतने की सोच तक इनके दिमाग में नहीं। और तो उसका परिणाम हमारे सामने। और गुरुदेव एक चीज और हुई थी, पिछली बार नीतीश कुमार को हराने में मतलब चिराग पासवान का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इतने बुजुर्ग होकर के भी छठ के दिन चिराग पासवान के घर गए थे नीतीश कुमार जी और प्रसाद खाया था। इससे क्या हुआ कि पूरा चिराग पासवान का वोटर और नीतीश कुमार का कुर्मी और धानुक समाज का जो कोर वोटर है वो एक दूसरे पे इतने अच्छे से चढ़ गया, इतने अच्छे से अलायंस में इनका मतलब वोट कन्वर्ट हुआ है, एक दूसरे को इन्होंने वोट किया जहां पे खड़े थे। ऐसा नहीं हुआ कि तू खड़ा है तो मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। और ये जो एक चीज हो रही है ना बिहार में, ये नए हम मित्र है, ये दिखाया उन्होंने। मित्र का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के खुशी में और दुख में साथ हो जाते जी, तो वो दिखाना जरूरी होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस को अब इससे उभरना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक पिक्चर शेयर करता हूं। हाँ जी, एक पिक्चर शेयर करता हूं, इसको ध्यान से देखिए और ये पहचानिए कि ये कहां की पिक्चर। कांग्रेस भवन 24 तो बहुत तेज निकले। मुझे लगा कि सर ये तो बहुत इजी है, सही है ना? बिल्कुल 100% सही है। ये आज का बिल्कुल ताजा फोटो है ये, बिल्कुल मतलब ये लगभग 4 बजे का फोटो है। कसम से फर्स्ट थिंग यही स्ट्राइक किया। अरे सब भोगते हैं तो उसको प्रवक्ता ना बोले तो क्या बोले? हर चैनल पर आकर भोगते रहते हैं तो जो सामने बैठा है उसका चेहरा वैसा ही लग रहा है ना। नहीं देखो आप तो सोचते होंगे थोड़ा ओंकार जी बहुत देर से चुप है तो ओंकार जी के कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया ऐसा आप समझते होंगे, तो गलत है। कांग्रेस इससे भी उभर सकती है और उभरना है। अगर कांग्रेस को इससे उभरना है तो मेरे पास एक बड़ी पुरानी थियोरी है जिसको मैं बिशन सिंह बेदी थियोरी मानता हूं। वो अगर थियोरी कांग्रेस स्वीकार करती है और उससे स्ट्रेटेजी बनाती है तो कांग्रेस फिर से उभर सकती है। 99 की याद, मुझे लगता है 99 की बात होगी। नए नए चैनल शुरू हुए थे और उसमें स्टार न्यूज अकेला चैनल था, तो उस पर वर्ल्ड कप चल रहा था और हर दिन की जो मैच इंग्लैंड में होती थी उस पर टिप्पणी होती थी और उसमें बिशन सिंह बेदी एक्सपर्ट करके बुलाया जाता था। उस प्रोग्राम का नाम था टर्निंग पॉइंट। तो बिल्कुल उस दिन की बात है कि उस दिन मैच नहीं हो पाई क्योंकि बारिश हो गई थी, मैच कैंसिल हो गई। तो अब टर्निंग पॉइंट तो करना था, तो करे तो क्या करे। तो जो एंकर था और बिशन सिंह बेदी ने तय किया कि ठीक है आज की मैच नहीं हुई तो कल इंडो पाकिस्तान मैच है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा चल रही थी, तो उस एंकर ने बिशन सिंह बेदी को सवाल पूछा कि इंडिया का कैप्टन अजहरुद्दीन था। तो उस एंकर ने पूछा कि इंडिया ने कल पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी अजहरुद्दीन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेदी आपको मालूम है वो ऐसे आसमान में जाते थे, कहीं वापस आते थे और बोले सिंपल स्ट्रेटेजी अजहरुद्दीन ले सकता है। तो बोले क्या? अजहरुद्दीन विड्रॉ हिमसेल्फ। क्या बोला? अजहरुद्दीन विड्रॉ हिमसेल्फ। तो एंकर हैरान हो गया, बोला वो कैसे विड्रॉ कर सकता है, वो तो कैप्टन है। बोला वही तो। बोला क्या वही तो? बोला अजहरुद्दीन क्या करेगा कल की मैच में ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो और पाकिस्तान की टीम भी जानती है। और इसलिए पाकिस्तान टीम की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो अजहरुद्दीन कैप्टन है इस पर निर्भर है। अगर अजहरुद्दीन को ही टीम से बाहर निकाला जाएगा और कल की मैच के लिए कोई अलग ही कैप्टन होगा तो पाकिस्तान की पूरी
स्ट्रेटेजी है मैच की, वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये अच्छा था। वैसे ही राहुल गांधी अगर कांग्रेस से खुद को विड्रॉ कर ले तो कांग्रेस उभर सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये असली बात है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि राहुल गांधी 1 साल के लिए खुद को कांग्रेस की हर बात से अलग हटा दे। देखो आपको फर्क दिखा। सर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए सर। सर हमारा दिल टूट जाएगा। अभी बंगाल बाकी है, असम बाकी है, केरला बाकी, तमिलनाडु बाकी। केरला तो चलिए वो ठीक है, केरला वो जीतेंगे, उनका वो लेफ्ट और कांग्रेस का मैटर है, वहां बीजेपी नहीं है। लेकिन सर बंगाल और चिंता मत करो, राहुल गांधी ऐसा नहीं करने वाले, इसलिए तो मैंने बोल दिया। देर से चुप बैठे हैं, मैं ओंकार जी के पास जाऊंगा। जी गुरु जी। ओंकार जी, एक नया नारा आया है, मैं आपके उसके बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। उस नया नारे का नाम है नो ऑपोजिशन नो डेमोक्रेसी। अभी इस समय चैनल्स पे चर्चा चल रही है, नो ऑपोजिशन नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खत्म कर दिया आपने, ऑपोजिशन को तो खत्म करके। नहीं, आज का मेरा जो 8:30 बजे का शो है उसमें मैंने हेडिंग ये लगाया है कि विपक्ष ने अपनी जड़ें खोद दी हैं। किसी और ने नहीं खोदी हैं, विपक्ष ने अपनी जड़ें खुद ही खोदी हैं, अपने लिए गड्ढा खुद ही तैयार किया है। और जो भाव कह रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। संभव किस तरीके से नहीं है? जब राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, हत्या कर दी थी लिट्टे के आतंकवादियों ने, तो सोनिया गांधी ने अपने परिवार के साथ पर्दे के पीछे बैठने का फैसला कर लिया था और उसने कहा था कि मैं पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रहूंगी और मैं अब सक्रिय राजनीति से दूर जा रही हूं। क्या हुआ 98 में? क्या हुआ चाचा केसरी के साथ? क्या हुआ? उनकी धोती खोल दी गई, उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके फेंक दी गई और सोनिया गांधी को बलात् CWC में एक प्रस्ताव ला करके, और प्रस्ताव लाने वाले कौन कौन थे? प्रणव दा जैसे लोग थे, प्रणव मुखर्जी जैसे लोग थे। सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद कर दिया था कि जब तक CWC की बैठक पूरी ना हो जाए, प्रस्ताव पारित ना हो जाए, तब तक इसको बाहर ही मत निकलने दो। यूथ कांग्रेस के लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी। आज बड़ा ड्रामा करते हैं ये दलितों का नाम लेकर के, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का नाम लेकर के। चाचा केसरी कौन से वर्ग से आते थे? और वो तो चुन करके आए थे, बाकायदा चुनाव हुआ था अध्यक्ष का। उनको किस तरीके से बेइज्जत? ये परिवार भाऊ कभी भी पावर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। PV नरसिम्हा राव की जब डेथ हुई थी, उनकी डेड बॉडी शास्त्री जी की जो समाज वो है अपना स्मारक स्मृति है, वहां पर ट्रक खड़ा रहा था 24 अकबर रोड में। उनका पार्थिव देह सोनिया गांधी ने ले जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि PV नरसिम्हा राव ने अपनी मर्जी से काम करना शुरू किया था। 10 जनपद पर मनमोहन सिंह की तरह मत्था नहीं टेका था, जो बाद में मनमोहन सिंह ने टेका था बार बार। और चूंकि वो स्वतंत्र तरीके से फैसले ले रहे थे और देश को चला रहे थे, ये बात इस परिवार को इतनी नागवार गुजरी कि उनकी पार्थिव देह के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया था। ये बहुत बड़ा पाखंडी और ढोंगी परिवार है। ये केवल इस आरोप से बचने के लिए कि ये परिवार लालची है और अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि 98 से सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, वो हटी तो राहुल गांधी को बना दिया। राहुल गांधी ने रिजाइन किया तो फिर अंतरिम अध्यक्ष बनकर के बैठ गई। तो लोगों में एक मैसेज गया कि ये कांग्रेस का कबाड़ा कर रहे हैं और ये संगठन पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया। पहले अशोक गहलोत को कहा गया कि आप आ जाओ, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी बना रहा हूं तो मैं आ सकता हूं, तो वो इनको स्वीकार नहीं था। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। वो कैसे अध्यक्ष हैं हम सब देख चुके हैं। वायनाड में जब नॉमिनेशन दाखिल हो रहा था और वो बाहर दरवाजे के पाटों से अंदर झांक रहे थे खड़े होकर के।
तो ये परिवार कभी भी पावर को किसी दूसरे के हाथ में जाना बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। ये लोग जब तक कांग्रेस का पूरी तरह कबाड़ा नहीं हो जाएगा, भट्टा नहीं बैठ जाएगा, तब तक मानेगा नहीं। जी, तो ओंकार जी का लाइव है, तो ओंकार जी तो निकलेंगे जी जी, और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी को तो नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। तो अब भाऊ, ये जो चुनाव हुआ है, इसको यदि हम आगे देखें, इसका जो निकट जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें विशेषकर बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ भी एसआईआर बड़ा मुद्दा है। पिछली बार चुनाव हुआ था तो उसमें मामला काफ़ी बराबरी का रहा था, और उसके बाद बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें ममता की टैक्टिक्स काउंटर नहीं कर पाई थी बीजेपी। इस चुनाव से और एसआईआर से आपको लगता है क्या कि पिछली बार का जो मामला है वो बदल सकता है? देखो, पिछली बार भी 2 से लेकर डायरेक्टली प्रचंड बहुमत तक बीजेपी पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक बात हो गई कि बीजेपी ने अपना परसेंटेज बढ़ा दिया, अपनी पैठ बना ली, और जो अपोजिशन स्पेस था वो कांग्रेस का और सीपीएम का ममता जी ने खाया है। अब उससे भी और निकलेगा, और बहुत बड़ा धक्का ममता को लगेगा। और ममता ये जानती है, मैं मानता हूं कि ममता जानती है कि गड़बड़ हो रही है, होगी, और इसलिए ममता बिहार में तेजस्वी के प्रचार में नहीं आई। स्टालिन वगैरह आए, बात छोड़ दो, लेकिन ममता नहीं आई। और ममता नहीं आई, इसका कारण ही साफ है, उसकी अपनी जमीन खिसक रही है, ये ममता जानती है। और बिहार के चुनाव में अगर सबसे बड़ा इफेक्ट, प्रभाव किसका है, तो एसआईआर का है। और बंगाल में तो एसआईआर हो रहा। जो हम परसेंटेज देखते तो मुझे अभी अभ्यास करना है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बम्पर वोटिंग हुआ ऐसा हम मानते हैं, तो उसमें टोटल वोटर घट गया है, कुछ लाख वोटर घट गए, और ओरिजिनल वोटिंग उतनी ही है, थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन वो हमको बम्पर लगती है, क्योंकि 90% में 90 में अगर 45 कितना है तो 50% होता है, लेकिन 100 में देखो तो 45 का मतलब 45% होता है। तो अगर बंगाल में एसआईआर से कम 1 करोड़ के आसपास बोगस वोटर कम हो जाते तो ममता की खटिया खड़ी होगी, समझो, बिल्कुल बिल्कुल होगी। और दूसरी बात एक साफ है, या तो राष्ट्रपति शासन, इसके बाद मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन आसान हो जाएगा। जिस ढंग से लोग रास्ते पर उतरकर राष्ट्रपति शासन का स्वागत करेंगे, जो बंगाल में हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है बिहार। अगर ममता एसआईआर में कुछ जेनजी वगैरह नाटक करने की कोशिश करेगी, तो एक ममता ना भूले कि पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर पर आज हमारी आर्मी खड़ी है, और अकेली आर्मी नहीं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, और संविधान भी है, संविधान भी है। और जो एकदम बड़ी इतनी बड़ी है ये जीत कि ममता को एडजस्ट होना पड़ेगा, ममता को एडजस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है, राष्ट्रपति शासन लगे ना लगे, बंगाल का चुनाव इस वक्त गुंडागर्दी करके जीता नहीं जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा धक्का ममता को लगने वाला है। जी, अभिषेक जी, इससे पहले कि हम कुछ प्रश्न ले लें और मैं डेस्क से कहूँगा कि जरा प्रश्न जो है उनको थोड़ा सा फिल्टर कर लें, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। तो ये बताएं कि कौन सी जो जीत थी जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? आप 3-4 इस तरह के बताएं। क्या मंगल पांडे ने आपको चौंकाया, या कि नहीं, वो तो हम लोगों ने विजय लास्ट में सिन्हा ने डिस्कस, चौंकाया?
नहीं, विजय सिन्हा का भी हमने ये बोला था कि क्लोज फाइट है लेकिन निकल जाएगा। हाँ, ये मार्जिन बड़ा कर लिया विजय सिन्हा जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो चौंकाया है जीत, वो सर अगियाव विधानसभा है। अगियाव विधानसभा, हमने बोला था कि संदेश में तो चलिए उनकी राजनीति राधाचरण सेठ की रात में शुरू होती है, वो जितना वोट हो सके, लेकिन ये जो है अगियाव विधानसभा, इसने वामपंथ का किला उखाड़ दिया। और बहुत पुरानी हसरत थी सर कि यहां ही हारे, मतलब थोड़ा पर्सनल टाइप का ये था। बाकी एक जीत राकेश ओझा की भी हमको अच्छी लगी है। राकेश रंजन है वो कि राकेश ओझा है? राकेश ओझा सर, राकेश विशेषर ओझा सर। वो जी कौन सी थी विधानसभा? शाहपुर, वो पर्सनल है सर, वो पर्सनल जीत है सर, वो जरूरी था। मुझे लगता है कि जो हम डे 1 से कह रहे थे कि मुझे राइटिंग ऑन द वॉल दिख रहा है, क्लोज फाइट नहीं है। उनका नाम जो है ऑफिशियल नाम राकेश रंजन है, वैसे मैंने सही कहा था। राकेश विशेषर ओझा सर, विश्वेश्वर ओझा, मतलब सर्टिफिकेट बैलेट में राकेश रंजन है सर। सुनिए तो, अभिषेक कुमार मेरा आधार कार्ड पे नाम है, नाम तो अभिषेक तिवारी ही है। बिहार में वो टाइटल 90 के दशक में जो है वो टाइटल नहीं होता था सर, आप जानते हैं सर। तो वो समय था, वो दौर था। तो एक तो ये अगियाव वाली सीट बहुत जबरदस्त है जीत, और एक हार थोड़ी सी मतलब लगा था एक, क्या इस बार संभवतः स्वीटी सिंह किशनगंज में शायद थोड़ा सा 2-4-5 हजार से निकल सके, लेकिन रह गई 12,000 से, क्योंकि किशनगंज में उतना वोट नहीं मिला। ये क्लियर कट एक मुसलमानों ने चूज किया कहां पे राजद को वोट नहीं करना है, जहां पे नहीं करना है उन्होंने राजद को वोट नहीं किया, जहां पे ओवैसी को वोट करना था ओवैसी को किया, जहां पे जेडीयू को वोट नहीं करना था वहां वोट। बहुत स्ट्रेटजी अपनाई है मुसलमानों ने वोट को लेकर के। ये इसका एक टेक अवे है कि अभी क्या हिंदू उसको मैचअप कर पाएगा, इतना मतलब वेल प्लान के साथ वोट करना है। जहां तक उनको जाना था तो जमा खान वाली सीट पे गए, 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि नहीं यहाँ पे माहौल बदल गया है, जमा खान पर अब ये लोग जा रहे हैं। तो ये सारी सीटें हैं, लेकिन ओवरऑल वोटिंग, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल वोटिंग। मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि ओवरऑल तो बहुत सारी सरप्राइज, जो 200 से ऊपर का आंकड़ा है वो स्वयं में सरप्राइज है। हाँ, मतलब मैं खुश हूं प्रश्न ले लेते हैं कि मुझे ये है। हाँ ठीक है, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ये तो देखिए जरा, ये तो छोड़ दीजिए, इसको ऑब्जर्वेशन है। ये ओंकार जी तो चले गए, ओंकार जी से गाने की फरमाइश थी। बीजेपी इज विनिंग एवरी इलेक्शन, देन व्हाई कास्ट सेंसस? इसीलिए जरूरी है कि आप जीतते रहें, ये जरूरी है कि मैं मानता हूं सर कास्ट सेंसस जरूरी है। कब तक ये अब देखिए ना, ये लोगों ने कहा कि सवर्णों को खूब टिकट दिया, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को। ब्राह्मण को भले 14 दिया, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण मिलाकर के अगर आप देखें तो ये मैथिली को टिकट दिया। मैं कह रहा था मैथिली जीतेगी, क्योंकि भगवती मान ली गई थी, आशीर्वाद महिलाओं ने दे दिया था। तो ये जरूरी है सर, हमारा इतना हमको दबा दिया गया है ना कि तुम कम हो। मैं कह रहा हूं सर, वो नंबर नहीं है जो नंबर ये किया जाता। और चूंकि कास्ट सेंसस होगा ऑल ओवर इंडिया का, तो ऑल ओवर इंडिया में रंगबाजी करके आओ, पकड़ लो, तुम देख लो कौन कितना है, हम देखेंगे ऑल इंडिया ओवर इंडिया का नंबर निकलेगा। और उल्टा दिखता है कि ये जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, ये जो डोमिनेंट ओबीसी होते हैं वही करते हैं। यादव करते हैं, राजस्थान में जाट करते हैं आपके, इसी तरह, और कुर्मी करते हैं। लेकिन जब वो पूरा वो आ जाता है तो जो अति पिछड़े होते हैं उनको लगता है यार हम बगैर मतलब इनके नीचे दबे जा रहे हैं। हाँ, इसलिए जरूरी है सर, और वो बीजेपी के नेतृत्व में हो, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है सर। मैं सही मानता हूं। चलिए आगे। सुभाष पिपलानी, जिन लड़कियों को साइकिल एमएलए था उन्होंने भी वयस्क होकर नीतीश को डिविडेंड दिया। दिस इज कमेंट, ये कमेंट को बेस्ट कमेंट आप दे सकते हैं सर।
वेस्ट बंगाल हम बात कर चुके हैं। ये ऋतुराज सिन्हा के बारे में पूछ रहे हैं क्या? सम्राट मैंने की पहले ही रहेगी। नाम लिया है ऋतुराज सर का इसमें कि बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट भी जब किया था तो ये बातें हम लोग पॉडकास्ट के बाद भी घंटे भर कर रहे थे कि ये सीटों पे, और उन्होंने पूछा था कि किसको अगियाओं वाले सीट पे, तो मैंने बोला कि देखिए मूलतः जो है हम लोग हर बार दूसरे समाज को देते हैं, इस बार आप पासवान समाज को दे दीजिए टिकट। वो इसलिए क्योंकि ये मूलतः लेफ्ट का था, लेकिन चूंकि चिराग पासवान के साथ है तो वो छोड़ेगा लेफ्ट को, और जब छोड़ेगा तो ये रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। एक अटेम्प्ट था और ये अच्छी बात है कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ है। मतलब हर सीट पर बहुत बहुत क्लोज, बहुत चर्चा हुई, बहुत डिस्कशन हुआ कि ये किया जा सकता है, वो किया जाता है, और जहां टिकट गलत भी बटा मेक श्योर किया गया कि लोगों को बिठा के मना लिया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट के साथ जाकर कांग्रेस लेफ्ट ओवर हो गई। लेफ्ट ओवर हो गई। अगला कमेंट ये कह रहा है, अगला कमेंट है, भाऊ यू आर सुपरस्टार, यू आर स्पॉट ऑन, महाराष्ट्र इज रिपीटेड। वो ठीक है, क्या सुपरस्टार और क्या, वो अंदाजा होता है। ये इस पर आप भी समझ सकते हो। अगर इनोसेंटली चीजें देखना शुरू कर दो तो आपको ये बातें दिखाई देती है। ऐसी कोई बड़ी दिव्य दृष्टि मेरे पास नहीं है। राघोबा जी का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, धन्यवाद आपको। बेहुल शाह जी कह रहे हैं कि 5 लाख बिहारियों को कश्मीर भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट मैं उसमें एक कास्ट जोड़ देता हूँ, सॉरी फॉर बीइंग कास्टिस्ट। 5 लाख बिहारियों में कम से कम 2 लाख भूमिहार को भेजिएगा। हम पंडित को कुछ नहीं कर पाएंगे, भूमिहारियों को भेजिएगा। बोलेगा अबे तुम्हारा जमीन, ये देखो खात खतियान पूरा, ये सब हमारे बाप दादा छोड़ के गए थे, कश्यप ऋषि के हम संतान है, तुम कहां से आगे बे? नेक्स्ट, वो लोग लड़ आप सबको नमस्ते। टुडे इन बीजेपी ईवीएम हैक सेंटर, अमित शाह सेड, बस करो मित्रों, सारी सीट अपनी नहीं करनी है, थोड़ा विपक्ष के लिए भी छोड़ दो। नेक्स्ट, नहीं, भाऊ ने तो बोला कि उन्होंने दिमाग ही हैक कर लिया। अब ईवीएम क्या कहे करना, जब भाऊ गुरुजी ने दिमाग ही हैक कर लिया तो ईवीएम पे बटन दबाने जा रहे थे, कुछ बटन दबे एनडीए का, तो ये हो गया है। इसके लिए तो भाऊ दोषी हुए। रुक्मणी जी धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। नितिन बंसल नमस्ते सबको। भाऊ सर, अगर आरजेडी बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ती तो क्या चुनाव का रिजल्ट यही होता? नहीं, बच जाते, थोड़े बच जाते। थोड़ा बेटर राहुल गांधी का साथ है तो आपकी नैया डूबेगी, आपकी नैया, क्योंकि उनको नैया का मतलब मुझे ही एक डर मालूम लग रहा नहीं है कि कहीं अखिलेश जो है वो अकेले चुनाव न लड़ दे। अरे वो दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हो सकता है, ये भी समझना जरूरी है कि शायद इससे अगर अखिलेश डर जाए तो बोलेगा वही नहीं चाहिए आपके साथ। तो हम लोग स्ट्रेटेजी बदल देते हैं ना गुरुजी, हम लोग बोलेंगे कि अखिलेश को राहुल की जरूरत है, बिना राहुल के जीतेंगे नहीं, ऐसा करके हम लोग बोलेंगे तो फिर शायद बच जाए। अलायंस बचना जरूरी है सर। चलिए नेक्स्ट, ये छोड़ दीजिए, आगे चले। ओवैसी का हम अभी बात ही नहीं कर रहे, ये क्या है? ओवैसी छोड़ दीजिए, अभी नहीं बात कर रहे उनकी। I believe BJP intentionally keeps bad local leaders in Karnataka and Andhra so that Congress wins there. And these states can sponsor Rahul Gandhi campaign. ये नई कंस्पिरेसी थ्योरी है। कैसे कैसे लोग बात हो रहे हैं भाई, कैसे कैसे कमेंट आते हैं न्यू कंस्पिरेसी थ्योरी। राहुल यही ड्रामा वेस्ट बंगाल इलेक्शन में कर दे तो मजा आए। गौरव सैनी, मजा तो है लेकिन वो ममता से डरता बहुत है। कुडोस टू भाऊजी। उसको घास ही नहीं डालती ना, ममता उसको घास नहीं डालती, इसका प्रॉब्लम है। ये साहब ध्रुव कह रहे इफ यू बैन ध्रुव दे विल से डिक्टेटर संविधान रादर मेक एन अनपॉपुलर इन जेन जी। अरे वो जेन जी नेपाल वाला काम करने वाली थी, क्या हुआ उसका अभिषेक?
अरे सर जेनजी ने वो, मैं यही पूछ रहा हूँ 3 दिन 4 दिन से अपने शो पे भी, द अभिषेक तिवारी शो पे, कहाँ कौन से जेनजी से लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि वो राहुल को वोट कर रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी और मैंने बहुत अच्छे से जंगल राज देखा। मेरी बिटिया मान लीजिए 5 साल की है, तो क्या मैं जंगल राज की कहानियां उसको नहीं बताऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता सर बिहार में। ये जंजी फंजी हमारे यहाँ अभी तक पहुंचा भी नहीं है ठीक से, वो बड़े शहरों अरे के चोचले। जेनजी ने बड़ा काम किया है, आप समझ नहीं रहे हो। जी गुरु जेनजी जी। नेपो किड्स के खिलाफ है। यहाँ तो हाँ दोनों तो नेपो किड्स को हराया ना। उड़ा दिया ना तो दोनों वो ने कहा, पॉकेट। राहुल गांधी और तेजस्वी वगैरह बोल रहे हैं, सच है। जेनजी ने ही बिल्कुल इनको हराया है। वो समझ नहीं पा रहे कि मारने को आने वाले हमारी तरफ आ रहे, ये समझ नहीं पाए। जेनजी ने ही काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल पूरा प्रयास कर रही है कि वो 24 तक पहुंच जाए, 25 पे टिकी हुई है बहुत देर से। हाई टाइम फॉर फ्रीडम टू टेम्पल्स अलग विषय है। सीमांचल में भी वुमेन वोट बैंक फैक्टर वर्क किया। हाँ, वो सीमांचल बोल तो रहा हूँ कि वो जीविका दीदी वाला फैक्टर है, वहां पे अलग फैक्टर चला है। उनको देखिए यहाँ धमकी थी कि भैया अगर तुम करोगी वोट तो ठीक है, नहीं तो तुमको जीविका दीदी से निकाल देंगे। वो अलग खेल चल रहा था उनका, वो अलग लेवल का प्रचार कर रहा था। एक याद है आपको सर, जयपुर डायलॉग्स पर एक शो में कर रहा था कार से, जब धीरेन्द्र सर जुड़े हुए थे, तो वहां पहले जीविका दीदी के लोग जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने प्रभाव बनाया था, गया था बात करने की महिलाएं आ रही हैं। तो वो मैंने पहले बोला था कि ये नीतीश की पार्टी से नहीं है, बीजेपी, ये महिलाएं हैं। तो फिर मुझे पता चला कि वो कैसे कैंपेन डिजाइन हो रहा है। उससे आप नहीं फाइट कर सकते, क्योंकि वो लोग पैसे के लिए नहीं, नीतीश को लाने के लिए खुद से प्रचार कर रही थी। वो अलग चीज है। विजयस जी धन्यवाद आपको। नेक्स्ट हर्ष सिंह, स्ट्राइक रेट ऑफ आरजेडी 18%, कांग्रेस 10%। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। वाई तेज प्रताप लॉस्ट महुआ, ये बताएं। ये आश्चर्य वाली बात है, नंबर 4 पे आ गया वो तो बंदा। हाँ, तो इसका देखिए, इसका ये मतलब है कि तेज प्रताप यादव को वोट लोग बोले के लिए, लेकिन किया एलजेपी को लास्ट मोमेंट पे। वो उसका एक और कारण हो सकता है कि महुआ फर्स्ट फेज में हो गया था और उन्हें यह डर था फर्स्ट फेज में वोटिंग करते समय कि कहीं क्लोज ना फंस जाए मामला, इसलिए अपना अपना एरिया संभालो, ठीक है, इधर बटना नहीं है। और योगी जी का ऑलरेडी आप देखिए, योगी जी का एक गजब का स्ट्राइक रेट है। वो मैं कल हो सकता है परसों जब हम लोग एक और शो करें इस पे, मैं देख रहा हूं, मुझे मेरी याददाश्त में जितनी रैलियां हुई हैं उन सब जगह पे स्वीप मारा है। दानापुर में भी उनमें से एक है। बाबा जी की जहां जहां रैली हुई है वहां पे एकदम खेल हो गया है सर। उसको स्वीप नहीं बोलते, उसको बुलडोज करना बोलते। सॉरी 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 गुरुजी, हाँ बुलडोज हो गया, वहां पे विपक्ष बुलडोज हो गया। चलिए, और नेक्स्ट कांग्रेस ने गर्दभ यज्ञ किया है। थैंक यू, गुड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट विकी रागा है, ऑनर्स नेहरू जी, ऑनर्ड नेहरू जी टुडे। हाँ, भाऊ ने कहा ना, आज तो नेहरू जी को ऑनर किया है। मीत पटेल जी धन्यवाद। मेरी पहचान भारत, लव योर टीम जेडी धन्यवाद। मेहुल शाह, कांग्रेट्स एटीएस फॉर कैप्चरिंग द ट्रेंड। आप लोग का प्यार है। देखिए सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने आज अपने शो में सुबह के लाइव के सत्र में भी कहा है कि ये सब मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास आप लोग जैसे अभिभावक है। मैंने नाम लिया था क्लियरली कि संजय सर हैं, भाऊ है, ओमकार सर हैं। तो आप लोग से जितना कुछ जो आप, मैं क्या है कि अच्छी बात क्या हुई है मेरे साथ इन दिनों कि बीच बीच में भाऊ को याद आता है, वो फोन करके मुझे गाइड करते हैं। तो ये सारा चीज इस वजह से है। I mean, इस एज में मैं इतना कुछ हो पा रहा है। छोटी सी टीम है, तुच्छी सी तो टीम है हमारे पास। प्रदीप जी के पास इतनी बड़ी टीम है, वो कभी भी हार प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो अच्छा, तो फिर नहीं, हमने 2020 में भी बिल्कुल ट्रेंड पकड़ा और एक्यूरेट किया था। तो ये अगला ठीक है, प्रश्न थोड़ा है खुशी भाऊ से, कह रहे हैं भाऊ गुरुजी से पूछता हूँ, क्या बंगाल में मुस्लिम वोट को बांटने का कोई पॉसिबिलिटी बनेगा क्या? बांटने का नहीं, भगाने का बन रहा है। भगाने का बन रहा है। एसआईआर का मतलब क्या है?
एसआईआर का मतलब भगाना है। बिहार से भी बहुत बड़ी तादाद में भगाए गए और इसका परिणाम हम देख रहे। तो बंगाल में भी ये बोला जाता है ना 30% है, 29% है, मुझे नहीं लगता 20% बचेंगे। हाँ, हाँ। और ये डबल प्रेशर हो गया। एक ध्यान में रखो, यहाँ बंगाल है और यहाँ बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश में जो उथल पुथल चल रही है, इसके दबाव में वेस्ट बंगाल आ जाएगा। सिर्फ चार महीने बचे, देखते। मेहनत अभी से शुरू करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को तो हमने सोचा है, वो कुछ छोटी सी बातें मैं टीम बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में आरएसएस की फील्डिंग लगी है और कोई फील्डिंग लगी है, बहुत पहले से लगी है। तो इस बार बंगाल में बहुत बड़ा फर्क हम देखेंगे। नेक्स्ट इज मीत पटेल। आई थिंक वी हैव टू ऐड पंजाब 2 फॉर नेक्स्ट। ये तो बहुत टाइम है, यूपी के साथ होगा वो। मिस्टर लोनली, क्या यही सही मौका है बिहार को डबल इंजन से डेवलप करने का? वो तो हो ही रहा है। आई एम जेन जी, 24 years, वोटेड फॉर बीजेपी, वी आर नॉट पप्पू। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देव जी कह रहे हैं। नेक्स्ट शंकर गौरी, या अगला वाला दिखाएं। शंकर गौरी, अभिषेक जी, भैंस पानी में गया, आरजेडी को लेके गया। लो जी। नहीं ठीक है, वो तो भाव ने पहले ही 3 महीने पहले बताया था। ठीक। नेक्स्ट अंकुर ब्रदर जी कह रहे हैं, भाऊ सर दिखाइए इसको। हाँ, यूसीसी पॉपुलेशन कंट्रोल पे मोदी जी कब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखेंगे, और बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के बिना एसआईआर सक्सेसफुल कैसे होगा? अरे नाम से चिपके मत रहो, सीएए को ही कन्वर्ट कर दिया है जिसको एसआईआर बोला जाता है। वो शॉर्टकट निकाला है। जिसको आज ऐसे एसआईआर बोला जाता है, वो आगे चलकर सीए इम्प्लीमेंटेशन का हथियार बनेगा। समझ जाइए, ये बड़ी हिंट है आपको। नेक्स्ट आशीष, डियर भाऊ, your reasoning is so perfect because the basis of your research is very realistic and simple. Congrats to Abhishek too. Jai Shri Ram. जय श्री राम। What will be the impact of Bengal elections? ये तो बात हो गई, पूरी डिटेल दे दी। राजस्थान बीजेपी सिटिंग सीट हार गई और भजन लाल जी बहुत प्रसन्न है उसके कारण, ये भी बता दूं आपको। ठीक हुआ है, क्योंकि वसुंधरा जी का कैंडिडेट था, वसुंधरा जी के पुत्र की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और वसुंधरा जी ने ही सारा कैंपेन का जिम्मा उठा रखा था, तो इसलिए भजन लाल जी बहुत प्रसन्न है। चलिए अब हम समाप्त करते हैं। बहुत प्रश्न हो गए आज, बहुत लंबा भी हो गया। भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, सबको चरण स्पर्श।